हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो ईच एंड एवरी ये दोनों ही सिंगुलर है, सो इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। एग्जाम्पल जैसे ईच स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज किया गया है, ईच सिंगुलर है तो यहाँ पे यूज हुआ है। एंड ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज वेरी टैलेंटेड, ये भी यहाँ पर भी सिंगुलर होगा क्योंकि ये देखो ऑफ एक प्रीपोजिशन है। एंड हमें याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है एंड प्रीपोजिशन के पहले सब्जेक्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ईच एंड ईच इज सिंगुलर, सो वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर। अब हम उसके बाद वाले सेंटेंस को देख लेते हैं। इन बोथ द केसेस द सिंगुलर वर्ब इज विल बी यूज्ड। Okay, each considers individual separately while every consider part of a group. So is every हम लोग group के लिए use करते हैं, each हम लोग कोई भी individual के लिए हम लोग each use करते हैं। each can be pronoun और adjective, each दोनों हो सकता है, this is a very very important part, and every only and only adjective होगा, each दोनों हो सकता है, ठीक है। each is used for two or more items and every used for only two, यानी कि हमें यहाँ पर याद रखना है each दो या फिर दो प्लस चीज़ों के लिए यूज हो सकता है, बट एवरी ओनली एंड ओनली मोर देन टू। मतलब ये देखो दोनों ईच एवरी दोनों ही टू प्लस थिंग्स चीज़ों के लिए यूज हो सकता है, बट हम याद किया रखेंगे कि अगर दो चीज़ों का मेंशन किया गया हो तो वहां पर ओनली एंड ओनली ईच होगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि ये कह सकते हैं कि आई हैव अ बुक इन एवरी, आई हैव अ बुक इन डैश हैंड। तो यहाँ पर क्या होगा, हैंड कितने हैं, दोनों हैं। और मैंने अभी क्या कहा कि जब दोनों चीजों की मेंशन किया गया हो तो वहां पर हम ईच यूज करेंगे, एवरी यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ईच। ओके, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है प्रोनाउन और एडजेक्टिव का, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जैसे कि ईच स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड, each of the student is working very hard, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ईच स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट इज अ नाउन, ठीक है। और नाउन को क्या डिस्क्राइब करता है, नाउन को जो डिस्क्राइब करता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। सो यहाँ पर ईच एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। एंड इस वाले सेंटेंस पे ये देखो ईच जो है ऑफ, ऑफ को ध्यान रखना है हमें। ऑफ इज अ प्रीपोजिशन, एंड मैंने अभी भी कहा कि प्रीपोजिशन के बाद वाला जो पार्ट है वो दैट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड इसके पहले आता है सब्जेक्ट। अब यहाँ पर ईच सब्जेक्ट हो गया, एंड सब्जेक्ट क्या क्या, एडजेक्टिव कभी भी कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। सब्जेक्ट हमेशा हमेशा के लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर नाउन ही होगा। एंड हमने अभी क्या पढ़ा है कि ईच एक प्रोनाउन है बट एवरी कोई प्रोनाउन नहीं है। तो ये जो ऑफ वाला जो भी सेंटेंसेस रहेगा, हम यहाँ पर एवरी यूज नहीं कर सकते क्योंकि एवरी इज नॉट अ प्रोनाउन, एवरी इज एन एडजेक्टिव। ओके, तो यहाँ पर ये चीज होगा, ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है एकदम, लेकिन हम एवरी ऑफ दी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि हम एवरी ऑफ दी, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर एवरी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एवरी ऑफ इज अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है। एवरी इज एन एडजेक्टिव, तो सब्जेक्ट होने के लिए इसको नाउन या प्रोनाउन होना पड़ेगा, लेकिन एवरी तो एडजेक्टिव है। सो ये दिस इज अ रॉन्ग यूज ऑफ एवरी। ओके, एक और चीज ईच और एवरी के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये तो सिंगुलर है, ये हमने फर्स्ट लाइन पर ही पढ़ लिया, ये दोनों सिंगुलर है। एक और चीज, दोनों दो सेंटेंस के मदद से हम लोग इसे जानेंगे, दैट इज ईच स्टूडेंट होता है एंड ईच ऑफ दी
स्टूडेंट्स होता है, ठीक है। जब भी वहां पर ऑफ आ गया ना, तो उसके बाद वाला नाउन हमेशा हमेशा के लिए प्लूरल होगा। एंड जहाँ पर भी ऑफ नहीं है, डायरेक्ट ईच के बाद डायरेक्ट नाउन आ गया, तो वो हो जाएगा सिंगुलर नाउन। ओके, ये दो चीज हमें याद रखना है, ठीक है। एंड अब ईच की जगह हम एवरी नहीं लिख सकते, जस्ट हमने अभी अभी पढ़ा कि एवरी ऑफ दी नहीं होता है, तो यहाँ पर तो ईच वाला ही हमें याद रखना पड़ेगा कि ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आएगा। एंड यहाँ पर हम एवरी लिख सकते हैं, जैसे कि एवरी स्टूडेंट भी हो सकता है, ईच स्टूडेंट या एवरी स्टूडेंट, कुछ भी आ जाए, हमें सिंगुलर नाउन यूज करना है। एंड उसके बाद वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम रूल 2 की तरफ। रूल 2 इज सेइंग दैट बोथ एंड नॉट कैन नॉट बी यूज टुगेदर, ठीक है। बोथ के साथ हम नॉट यूज नहीं कर सकते, एंड इन शॉर्ट हम नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग बोथ का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि देखो, बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग टू विजिट दिस प्लेस, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर नॉट आ गया। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, बोथ हमेशा देखो, बोथ का मतलब है दोनों, ठीक है, दोनों। तो बोथ का अगर मेंशन आ गया तो मतलब दो चीजों की बात हो रही है। और नीदर को भी हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं। नाइदर इज ऑल्सो यूज फॉर टू, ठीक है। नाइदर भी और आइदर भी, इन दोनों को हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जब भी जहाँ पर भी दो चीजों का मेंशन हो, तो वहां पर हम आइदर और नाइदर यूज करते हैं। तो अगर इस बोथ वाले सेंटेंस को हमें अब नॉट तो यूज नहीं कर सकते एक साथ, तो अगर इसको हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो हमें नाइदर से स्टार्ट करना पड़ेगा, नाइदर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नाइदर राम नॉर श्याम इज गोइंग टू विजिट दिस प्लेस। ओके, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। इसके बाद देखो, दिस इज अ वार विच बोथ साइड्स कैन नॉट विन, ये एक गलत सेंटेंस है। इसके बदले हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव, कैन नॉट आ गया, तो इसे हम लिख सकते हैं, दिस इज अ वार विच नीदर साइड कैन विन। ओके, बस इतना याद रखो कि बोथ के साथ नेगेटिव नहीं होता, उसको हम नाइदर देके लिखते हैं, ठीक है। और एक चीज बोथ के बारे में जो जानना है वो है, बोथ के साथ कभी भी हम एज वेल एज यूज नहीं करेंगे, बोथ के साथ एज वेल एज हम लोग यूज नहीं करेंगे, हमेशा क्या यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं, ठीक है। ये गोल्डन रूल है बोथ का, ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आएगा, बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा। ओके, अब एक और चीज ये पे मैं बता देती हूँ, दैट इज रिलेटेड टू पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। किन किन वर्ड्स को हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, जो वर्ड्स हमें पोजेशन इंडिकेट करता है। पोजेशन का मतलब कुछ चीज आपकी है, कुछ चीज आपने ले ली, पोजेस कर ली, उसको हम कहते हैं पोजेशन। तो वो जो वर्ड्स इंडिकेट करते हैं उनको हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे, तो ये कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि माई हो गया, फिर आ गया हर, देयर। अब इसे हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमेशा याद रखना, अगर हम कहना चाहते हैं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है पेन, तो हम कहेंगे माई पेन। किसी भी चीज को, पेन की जगह कोई भी, बुक समझ लो, माई बुक। हर पेन, देयर पेन, हम ऐसे करके बोल सकते हैं। अब कभी भी हम ऐसा नहीं कहते कि मी पेन और माइन पेन। ये वाले वर्ड्स हम कोई भी ऑब्जेक्ट के पहले अगर पोजेशन समझानी हो, तो हम मी माइन ये यूज नहीं करते हैं। हम हमेशा क्या यूज करते हैं, तो इसको मैं हटा देती हूँ। हम ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे करके याद कर लेना कि माई पेन, हर पेन, देयर पेन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पहले हम जिस भी वर्ड्स को यूज करते हैं उसे कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो बोथ के साथ इसका क्या यूज है, कि देखो, हमेशा हमेशा बोथ के बाद आता है, ठीक है। बोथ के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, बोथ प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे कि बोथ माई बुक्स, ये करेक्ट है। माई बोथ बुक्स, दिस इज रॉन्ग। ओके, तो बोथ के बारे में ये सारी चीजें थी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, जैसे हु, whom, which and that। हु, whom are mainly for people,
but can also be used for domestic animals mentioned by name. तो who whom हम कोई भी people यानी लोगों के लिए यूज कर सकते हैं, बट डोमेस्टिक एनिमल के लिए भी यूज किया जा सकता है। आप बस इतना याद रखो कि हु हुम पीपल के लिए यूज होता ही है, हमेशा हमेशा के लिए। पीपल पीपल अगर कहीं पर भी आ गया तो वहाँ हम इधर हु और हुम लगाएंगे, ठीक है। अब विच हम थिंग्स और कोई भी एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल और जनरल टर्म्स में किसी भी जगह पर यूज करते हैं, ठीक है। और दैट भी, अब दैट का ये है कि दैट हम ऑल, दैट के साथ ऑल लिख लो। दैट हम सारी जगह पर दैट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी है, बस इतना तो याद रखो कि दैट ऑल के लिए यूज होता है, विच हम एनिमल जनरल थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। एनिमल्स मतलब विच हम पीपल के लिए यूज नहीं करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि अगर पीपल की बात हो तो वहां पर हम लोग विच नहीं यूज करते हैं। एंड हु हमेशा लोगों के लिए यूज होता है, एंड प्लस डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए यूज होता है। तो रूल 3 पर बस इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं हम रूल 4 पर। यहाँ पर हम जानेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आपको कुछ कॉम्बिनेशंस यहाँ पर याद रखना है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट के साथ हमेशा विल फ्यूचर यानी कि दैट इज सिंपल फ्यूचर हमें यूज करना है। रूल 2 इज सिंपल पास्ट के साथ वुड प्लस वी वन हमें यूज करना है, ठीक है, जो कि फ्यूचर टेंस में है, वुड प्लस वी वन। एंड पास्ट परफेक्ट के साथ हमें यूज करना है वुड हैव प्लस वी थ्री, ठीक है। ये तीनों आपको रूल्स याद रखने हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लो। अब देखो ये जो है ना कंडीशनल, मतलब कुछ कंडीशन बताने की कोशिश कर रही है। तो जब हम इफ का मतलब क्या है, यदि मतलब अगर, तो अगर का मतलब ये है कि आप कुछ कंडीशन बता रहे हो। तो सारी इफ टाइप के जितने भी सेंटेंसेस है ना वहां पर ये रूल्स अप्लाई होते हैं। तो ये सब इफ वाले सेंटेंसेस में आपको दो दो सेंटेंसेस मिलेंगे, ठीक है। दो चीजें बोली बोली गई है वहां पर। अगर एक में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो दूसरे में हम फ्यूचर टेंस यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर। अगर सिंपल पास्ट है तो दूसरे में हम वुड प्लस वी वन यूज करेंगे। वी वन का मतलब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे कि हो गया गो, वेंट, गॉन। तो गॉन हो गया वी थ्री, वेंट वी टू एंड गो इज वी वन, ठीक है। एंड अगर फर्स्ट पार्ट इज पास्ट परफेक्ट तो उसके साथ हम यूज करेंगे वुड हैव प्लस वी थ्री। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड के साथ वी थ्री यूज करना, दैट इज पास्ट परफेक्ट, ओके। अब एग्जाम्पल देखते हैं। इफ आई स्टडी, ये क्या है, आई स्टडी, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देन आई विल पास, मतलब विल यूज किया गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया। रूल 2, इफ आई स्टडीड, ये हो गया सिंपल पास्ट, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, वुड प्लस वी वन। तो देखो आई वुड पास द एग्जाम। अब देखो इफ आई हैड स्टडीड, तो हैड प्लस वी थ्री है, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके साथ यूज किया गया है वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री, दैट इज आई वुड हैव पास, ठीक है। इन तीनों रूल्स को अगर आपने याद कर लिया तो आपके आधे से ज़्यादा एरर्स के क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है इन इस रूल से। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। इसको आप एकदम मतलब दिमाग में बिठा लीजिए इन तीनों रूल्स को, ठीक है, जितना भी मैंने बॉक्स कर दिया है, ठीक है। और ये सब ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना कर लो हो जाएगा। बस इतना याद रखना है कि इफ के साथ वाला जो सेंटेंस है, इफ वाला जो सेंटेंस होगा, इफ वाला जो पार्ट होगा वहां पर हम ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो इफ वाले पार्ट के साथ, मतलब इफ वाला जो पार्ट है वहां पर सिंपल प्रेजेंट, इफ वाले पार्ट में सिंपल पास्ट, इफ वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट। उल्टा मत कर देना कि इफ वाले पार्ट के साथ आप वुड हैव प्लस वी थ्री लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। फर्स्ट में जो टेंस की बातें की गई है इफ वाले पार्ट के साथ वही टेंस अप्लाई होगा, ओके। ये हो गया रूल 4। इसके बाद आते हैं रूल 5 में, यूजेज ऑफ वन ऑफ द, इट्स अगेन ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब पहले समझो बेसिक क्या है। वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन ही होगा, हमेशा प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। उसके साथ अगर कुछ भी नहीं है, हु और दैट कुछ भी नहीं है, तब हम सिंगुलर वर्ब लेंगे। अगर इसके साथ वन ऑफ द, प्लूरल नाउन प्लस, अगर दैट
और हु आ गया तो हम इसके साथ प्लूरल, सॉरी नाउन नहीं वर्ब होगा, तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो ये दोनों चीज आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है इन दोनों को, ठीक है। अब ये क्यों होता है समझते हैं। देखो इस वाले पार्ट में सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। वन ऑफ द बर्ड्स इज रेड। अब यहाँ पर इज क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑफ इज अ प्रीपोजिशन। ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑफ एंड जो सब्जेक्ट है वो ऑफ के पहले होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया वन। वन इज अ सिंगुलर फॉर्म, सो इसका वर्ब भी ऑलवेज सिंगुलर होगा। हो गया डन। अब नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज वन ऑफ द मदर्स हु। अब यहाँ पे जैसे ही हु आ गया, ठीक है, तो अब हु किसको इंडिकेट कर रहा है, हु इज इंडिकेटिंग द ऑब्जेक्ट दैट इज द मदर। हु मदर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। शी इज वन ऑफ द, अब यहाँ पर वन सब्जेक्ट नहीं रहा, क्योंकि देखो जैसा मैंने पहले बोला था जितना भी सब्जेक्ट रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग वर्ब उस सब्जेक्ट में रहेगा, ठीक है। तो देखो शी इज सब्जेक्ट वर्ब हो गया। अब ये जो आर है इसका करस्पॉन्डिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसके पहले अब हु आ गया, तो हु हमेशा उसके पहले वाले ऑब्जेक्ट को ही इंडिकेट करता है। हु हमेशा इसके इसके पहले जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको हु इंडिकेट करता है। अब ये प्लूरल में आ गया तो ये वाला भाग भी हमें प्लूरल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब लास्ट वाला भी देख लेते हैं। ओनली वन ऑफ द, अगर ओनली वन ऑफ द आ गया सेंटेंसेस में तो उसके बाद हु, हो, हु विच दैट हो या ना हो, ऑलवेज वर्ब विल बी सिंगुलर। ओनली वन ऑफ द केस में, in case of only one of the, ठीक है, ये होगा आपका। तो यहाँ पर आपको इतना, बस इतना ही याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नंबर प्लस प्लस यूनिट, तो ये जो यूनिट्स होते हैं ना, 100,000 मिलियन डजन, ये सब सिंगुलर फॉर्म में होता है जब इसके पहले कोई न्यूमरल यानी कि कोई कुछ नंबर लिखा हो, तो ये सब कुछ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे कि देखो, ही सॉ अ 10-inch snake, शी गेव मी 2 500 रुपी नोट्स, डजन रुपी, रुपी भी यहाँ पर आता है, इंच, रुपी, ये सब यूनिट्स, यानी कि जो सारे यूनिट्स होते हैं वो सिंगुलर होते हैं अगर उसके आगे कुछ नंबर हो। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है आई हैव 5 रुपीज। अब ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रुपीज नाउन है। अब ये नाउन क्यों है, क्योंकि आई हैव वर्ट, जब हम वर्ब को वर्ट से क्वेश्चन करते हैं तो वो हमेशा आपको नाउन देता है। तो यहाँ पर रुपी नाउन है। नाउन का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होता है, नाउन एंड प्रोनाउन इन दोनों का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होता है। ओनली ओनली पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड प्रोनाउन, इन दोनों का सिंगुलर एंड प्लूरल आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बट बाकी कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हो जाएगा रुपीज, क्योंकि 5 है, 5 रुपीज के बारे में बोल रहा है, वन मोर देन वन। सो यहाँ पर 5 रुपीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, मोर देन वन। सो यहाँ पर रुपी हो जाएगा प्लूरल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है इसका, क्योंकि देखो स्नेक इज नाउन, नाउन को हम डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव की मदद से, एंड एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल कोई भी फॉर्म नहीं होता, तो ये इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर। सिमिलरली यहाँ पर भी नोट्स इज अ नाउन, सॉरी सिमिलरली यहाँ पर भी नोट्स इज अ नाउन, नाउन, एंड ये जो है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, दिस इज एडजेक्टिव एंड दिस इज ऑल्सो, ये भी आपका होगा एडजेक्टिव। आई हैड 5 डजन, सिंगुलर यूनिट, क्योंकि अब देखो यहाँ पर आई हैड 5 डजन, क्या वो जो चीज के बारे में बात हो रही है वो हमें नहीं पता, तो ये सिंगुलर में ही होगा, ठीक है, क्योंकि डजन यहाँ पे नाउन नहीं है। 5 डजन क्या, वो चीज यहाँ पे इट्स
ये जो है ना सेल्फ नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसका मतलब है कि इसके इस सेंटेंस की मदद से हम समझ नहीं पा रहे हैं सेंटेंस को, इनकम्प्लीट है सेंटेंस, मीनिंग इनकम्प्लीट है। सो इसलिए ये जो यूनिट है डजन, ये सिंगुलर में जाएगा क्योंकि डजन इज इन दिस सेंटेंस, डजन इज नॉट नाउन। सो ये यहाँ पर ये सिंगुलर फॉर्म में जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स टुक द टेस्ट। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी हम मोर देन वन यूनिट को एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमेशा ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे एंड ऑफ द करके लिखेंगे। एंड हमें क्या करना है कि असेंडिंग ऑर्डर, ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे हमेशा। थाउजेंड्स, उसके बाद लैक्स, और सभी यहाँ पर जब भी मोर देन वन यूनिट की बात हो तो यहाँ पर सारी यूनिट्स हम प्लूरल में लिखेंगे। ठीक है, और ऑफ से हम इसको कनेक्ट करते जाएंगे। ऑफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बस इतना ही याद रखना है यहाँ पर। सो दैट्स इट फॉर दिस रूल। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि हम कोई भी अमाउंट को हम सिंगुलर समझेंगे अगर उसका यूज वन वे में हुआ। अगर किसी एक चीज के लिए उसको यूज किया जा रहा है तो उसको हम एक कलेक्टिवली एक अमाउंट की तरह सिंगुलर कंसिडर करेंगे। अगर उसको हम मल्टीपल वेज में यूज करते हैं तो उसका अगर डिवीजन हो गया यूजेज का तो हम उसे प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे कि देखो 10 माइल्स नीड टू बी कवर्ड ऑन फुट। यहाँ पर कुछ मतलब कुछ डिवीजन नहीं है। 10 माइल्स एक होल एंटिटी की तरह हम समझ रहे हैं 10 माइल्स को। जस्ट नीड टू बी कवर, 10 माइल्स हमें कवर करना है। यहाँ पर कुछ 10 माइल्स का जो फंक्शन है उसको हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा। हो गया। अब इसके बाद देखो 10 माइल्स नीड टू बी कवर्ड पार्टली बाई कार एंड फुट। तो यहाँ पर हम दोनों तरीके से 10 माइल्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, दो डिवाइड कर दिया हमने 10 माइल्स को, तो ये हम अब सिंगुलर की तरह यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर प्लूरल की तरह यूज होगा। तो यहाँ पर होगा नीड। पहले वाले सेंटेंस में नीड्स था विच इज अ सिंगुलर वर्ब, एंड नीड जैसे ही हो गया तो ये बन गया प्लूरल वर्ब। ठीक है, सो सिमिलरली बाकी भी ऐसे ही लिखा है कि 5,000 रुपीज इज हिज सैलरी। तो एक सैलरी को एक हम होल अमाउंट की तरह देख रहे हैं, होल एंटिटी, होल अमाउंट को सिंगुलर समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया, ये सिंगुलर हो गया। अब जब भी हम 5,000 रुपीज वे स्पेंट ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट, जब भी हम इन 5,000 रुपीज को तोड़ दिया, हमने डिवाइड कर दिया कि हम खर्चेंगे फूड पर एंड एंटरटेनमेंट पर, तो डिविजन हो गया इसका। तो अभी इसको हम प्लूरल की तरह यूज करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। अब बढ़ते हैं रूल 8 की तरफ। रूल 8 इज सेइंग दैट सर्टेन केसेस ऑफ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन, जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री, कहाँ पर है, एडजेक्टिव पर हम डिग्रीज यूज करते हैं, वहां पर होता है कंपैरेटिव डिग्री। हमेशा सिमिलर थिंग, सिमिलर चीजों के बीच में होनी चाहिए। अब ये कैसे, यहाँ पर बस आपको एक चीज याद रखना है, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। एनी अदर को आपको यूज करना है। यहाँ पर बस आपको एक चीज याद रखनी है, अगर कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को उसी कैटेगरी के दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर की जा रही है तो वहां पर हम एनी अदर को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि गोल्ड। अब गोल्ड और मेटल, गोल्ड एक मेटल, मेटल ही है, गोल्ड इज ऑल्सो मेटल। तो अदर मेटल्स के साथ हम गोल्ड को कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पर हम एनी अदर लगाएंगे। ऐसा नहीं लिख सकते जैसे कि नीचे लिखा है गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन ऑल मेटल्स। ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। यहाँ पर हमें यूज करना होगा, ऑल हम नहीं यूज कर सकते, हमें एनी अदर यूज करना है। अगर हम देखते हैं कि गोल्ड और मेटल्स, ये गोल्ड एक मेटल का ही पार्ट है, अगर हम देखते हैं कि दोनों सिमिलर हो गया तो वहां पर हमें एनी अदर लगाना है। जैसे डायमंड इज मोर प्रीशियस देन ऑल मेटल्स, यहाँ पर डायमंड एंड मेटल की बात हो रही है। डायमंड इज नॉट अ मेटल, डायमंड कोई मेटल नहीं है, डायमंड एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं। अब कालिदास was more famous than all English poet। अब कालिदास एक पोएट था, कालिदास was not an English poet। सो यहाँ पर हम और लिख सकते हैं। अगर ये ऐसा हो जाता कि कालिदास was famous, कालिदास was more famous than all poet, तो कालिदास भी एक पोएट ही है, तो यहाँ पर ऑल गलत हो जाता। हमें यहाँ पर क्या लिखना था, एनी अदर
पोएट, पोएट्स। ठीक है, यहाँ पर एनी अदर हो जाता ऑल की जगह। ठीक है,